नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश भोपाल में कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन में की शिरकत। कहा, नेफेड किसान और सरकार के बीच कड़ी बनने और कई सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का कर रही है काम। मध्य प्रदेश के भोपाल में कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, देश में जितना सहकारिता को मजबूत करेंगे उतना ही देश में कृषि को बनाएंगे मजबूत। कृषि मंत्रालय द्वारा गठित समिति की हुई पहली बैठक। एमएसपी को प्रभावी बनाने और फसल विविधीकरण पर हुई चर्चा। प्राकृतिक कृषि को बढ़ाने और बदलती परिस्थितियों में कृषि में सुधार पर दिया गया जोर। मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जानमाल का हुआ नुकसान। राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश में नेफेड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारिता के बढ़ते कदम में हिस्सा लिया। केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेफेड का काम लोगों और सरकार के बीच में कड़ी बनने का है, साथ ही सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम भी किया है। नेफेड इतना बड़ा योगदान लोगों के और सरकार के बीच में कड़ी बनने का, किसान और सरकार के बीच में कड़ी बनने का और ढेर सारी सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का कर रही है। कोई बहुत छोटी बात नहीं है। चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे सरकारी योजना का सस्ता अनाज पहुंचाना हो, चाहे भाव को, दरों को स्टेबिलाइज करने के लिए इंटरवेंशन करना हो, चाहे मोदी जी की कल्पना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को साकार करने के लिए इतने कम समय में अनेक विध जिलाओं का संपर्क कर इसकी उपयोगिता बढ़ानी। हर क्षेत्र में नेफेड ने ढेर सारे अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं और हम सब सहकारिता क्षेत्र के साथ जुड़े हुए लोग इसको जानते भी हैं, इसको मानते भी हैं। अमित शाह ने कहा कि सबसे बड़ा काम प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसपी का मूल्य 50% मुनाफे के साथ जोड़कर करोड़ों किसानों के उत्पाद को उचित मूल्य दिलाने का किया है। जहां तक भारत का सवाल है, कृषि उत्पाद में हम लगभग दलहन और तिलहन छोड़कर आत्मनिर्भर हो चुके हैं। चाहे दूध का क्षेत्र हो, चाहे गेहूं चावल का क्षेत्र हो, चाहे चीनी हो, चाहे गुड़ हो, अनेक क्षेत्र के अंदर आज हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और ये 8 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए भी ढेर सारे उपाय किए गए। और सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री जी ने किया है तो एमएसपी का मूल्य 50% मुनाफे के साथ जोड़कर करोड़ों किसानों के उत्पाद को उचित मूल्य दिलाने का काम है। करोड़ों टन धान और गेहूं आज एमएसपी से खरीदे जाते हैं। लाखों टन दलहन तिलहन एमएसपी से खरीदे जाते हैं।
और हर साल ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ हर साल इसके दामों का रिव्यू कर इसके अंदर बढ़ोतरी करने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां ई नाम के साथ जुड़ चुकी हैं और ई नाम पोर्टल पर 1.73 करोड़ से अधिक किसान और लगभग 2.5 लाख व्यापारी अपना पंजीकरण करा चुके हैं। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कृषि उत्पादों के मार्केटिंग के अंदर अत्याधुनिक व्यवस्था को लागू करने के लिए कई सारे उपाय किए थे। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लगभग 1000 मंडी 18 राज्यों की और 3 यूटी की इसके साथ जुड़ चुकी है। इनाम पोर्टल पर 1.73 करोड़ से अधिक किसान और करीब 2.5 लाख व्यापारी अपना पंजीकरण करा चुके हैं और 20 प्रदेशों के 2100 से ज्यादा एफपीओ को भी ई नाम पोर्टल पर जोड़ने का काम किया गया और इस सब के कारण मार्केटिंग के क्षेत्र के अंदर पारदर्शिता भी आई है और किसान को उचित दाम मिलने की शुरुआत भी हुई है। एफपीओ का आंदोलन बहुत तेजी के साथ मजबूत आधार बना रहा है और ई नाम प्लेटफॉर्म पर अब तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपयों का व्यापार हो चुका है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के अभियान के बाद आज कई किसान प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। मुझे आपको बताते हुए आनंद है कि अमूल बहुत नजदीक पहुंच गया है। थोड़े ही समय के अंदर देश भर में शुरुआत कुछ राज्यों से करेंगे, बाद में धीरे धीरे हर जिले तक जाने का लक्ष्य है। देश भर में भूमि की मिट्टी का परीक्षण और किसान के उत्पाद का परीक्षण कर ऑर्गेनिक है इसका सर्टिफिकेशन कर अमूल ब्रांड से मार्केटिंग की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, जिससे प्राकृतिक खेती करने वाले हर किसान को इसका फायदा मिल सके और ये मुनाफा अमूल के अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि कोऑपरेटिव बेसिस पर होगा तो एक बेसिक कॉस्ट आपको जब आप माल मटेरियल दोगे तब मिल जाएगी। बाद में जो मुनाफा आएगा पर केजी सिमेट्रिकली बांट दिया जाएगा तो किसान के बैंक अकाउंट में जाएगा। तो ये अगर व्यवस्था हम सफलता से कर सकते हैं, मुझे विश्वास है कर पाएंगे, क्योंकि अमूल का जिस तरह का हिस्ट्री है इसमें ये व्यवस्था अमूल अच्छे से कर पाएंगे। ये अगर कर पाते हैं तो ज्यादा रेट मिलने के बाद, ज्यादा दाम मिलने के बाद ढेर सारे किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेंगे, इसका मुझे पक्का भरोसा है। और अगली खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हम देश में जितना सहकारिता को मजबूत करेंगे उतना ही देश में कृषि को मजबूत बनाएंगे। जितनी सहकार की भावना प्रबल होगी, हम एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे की ताकत बढ़ाएंगे और जब इस भाव से हम एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे तो आप ये मानकर चलो कि ताकत देखने में हमारी बढ़ेगी, लेकिन उसका परिणाम देश की ताकत बढ़ाने के लिए होएगा। इसलिए सहकारिता के क्षेत्र में पवित्रता, पारदर्शिता यह अत्यंत आवश्यक है। सहकारिता के क्षेत्र में अधिकार भी जरूरी है, सहकारिता के क्षेत्र में कर्तव्य भी जरूरी है। जब अधिकार और कर्तव्य दोनों मिलकर काम करते हैं तो निश्चित रूप से सहकारिता का क्षेत्र आगे बढ़ता है। जैसे आज हम इफ्को के बारे में सोचते हैं, इफ्को उर्वरक के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा सहकारी संगठन है। आज हम अमूल के बारे में सोचते हैं,
तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन अमूल है। पूर्व केंद्रीय कृषि एवं सहकारिता सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की पहली बैठक पूसा संस्थान स्थित नास कॉम्प्लेक्स में हुई। बैठक में एमएसपी, प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। समिति की बैठक का लक्ष्य जीरो बजट आधारित खेती को बढ़ावा देना, देश की बदलती परिस्थितियों के अनुसार क्रॉप पैटर्न को बदलना, एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। इस समिति में सरकारों के प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री शामिल हैं। गायों में फैली लंपी पॉक्स संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर ने राजूवास इम्यूनिटी बूस्टर तैयार किया है, जो पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर उन्हें चुस्त दुरुस्त बना रहा है। इस विषय पर राजूवास के कुलपति डॉक्टर सतीश के गर्ग से बातचीत की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। इम्यूनो बूस्टर में मुख्य कौन कौन से इसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का कंटेंट है जो जानवरों को चुस्त दुरुस्त और सेहतमंद बनाने के साथ स्फूर्तिवान बनाता है? देखिए, ऐसा है कि जो इसका पूरा फार्मूला है वो तो विश्वविद्यालय स्तर पर जो है, जब तक हम लोग कोई टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं कर देते वो तो हम लोग नहीं बताना चाहेंगे। जो एसेंशियल मिनरल्स हैं, जैसे आपने कोरोना काल में भी देखा है कि मनुष्यों को जिंक जरूर दिया गया है, विटामिन सी जरूर दिया गया है, उसी प्रकार से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए न केवल हमने इसमें जिंक डाला है और भी इसी तरह के तत्व जो हैं इसके अंदर डाले हैं। और विटामिन सी जैसे बात हो रही है, हमने विटामिन सी का भी सीधे विटामिन सी ना हो करके हमने उसके अंदर जो है नींबू का रस या नींबू के जो छाल होती है, जो फल होता है उसका जो बचा हुआ छिलका है उसको प्रयोग किया है। उसके अंदर हल्दी है और बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। वो इस स्तर पर बताना तो उचित नहीं होगा, लेकिन हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक मात्रा में इसको तैयार करके और हमारे जो पशुपालक भाई हैं, जो गौशाला के प्रबंधक हैं, उनको हम लोग इसको उपलब्ध करवाएं। राजस्थान सहित अन्य राज्यों से भी इसकी मांग बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर तक लोग इसको लेने के लिए आ रहे हैं। मांग में कमी और आपूर्ति की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। अभी राज्य सरकार ने भी जो दवाई क्रय करने की प्रक्रिया में कुछ छूट दी है, क्योंकि अगर हम सभी उसमें उलझ करके रह जाएंगे और उधर से हमारा गोवंश मरता रहेगा, तो राज्य सरकार के द्वारा नियम में कुछ छूट दी है और उन्होंने अपने जो हमारे जिला स्तर के अधिकारी हैं उनको अधिकृत कर दिया है कि इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए आप जो है उसको दवाओं को क्रय कर लें। लंपी पॉक्स बीमारी को लेकर अपन देख रहे हैं कि परंपरागत जड़ी बूटियों का जो इलाज है वो इसमें रामबाण साबित हो रहा है। हम लोगों ने अपने जो फॉर्मुलेशन बनाया है उसके अंदर गिलोय भी है, उसके अंदर हम लोगों ने तुलसी का भी प्रयोग कर रहे हैं, उसमें हल्दी का भी प्रयोग कर रहे हैं और ये एक बहुत ही सत्यापित विधि रही है उपचार की, मनुष्यों के उपचार के लिए या पशुओं के उपचार के लिए। लेकिन ये विडंबना है कि जब से पिछले लगभग 60, 70, 80 वर्षों से हम लोगों ने ज़्यादातर जो है एलोपैथिक मेडिसिन्स के ऊपर ध्यान दिया है और मैं ये बताना उचित समझूंगा कि जितनी भी हमारी एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं उनसे कभी भी कॉज ऑफ डिजीज़ जो है वो नहीं जाता है, सिवाय इसके कि कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। और जब तक मनुष्य के या पशु के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी तब तक उसका उपचार बहुत अच्छा संभव नहीं होता या उससे रोग से लड़ने की क्षमता नहीं आती है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ही राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है कि वेटनरी कॉलेजेस के अंदर भी अधिक से अधिक जो है औषधीय पौधों के ऊपर हम लोग शोध का कार्य करें। तो ये थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सतीश के गर्ग, जिनका मानना कि बीमार पशुओं को चुस्त दुरुस्त और ऊर्जावान बनाने में राजूवास इम्यूनिटी बूस्टर न केवल रामबाण का काम कर रहा है बल्कि लंपी पॉक्स बीमारी से पीड़ित जानवरों को स्वस्थ और सेहतमंद बनाकर उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने का महत्वपूर्ण जरिया भी बन रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन रफीक के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, बीकानेर। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। विशेषकर पहाड़ी राज्यों में बारिश और भूस्खलन से हालात बिगड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में बारिश लगातार हो रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। मध्य प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। वहीं नर्मदापुरम में
लगातार बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजधानी भोपाल के आसपास के इलाकों में भी घरों और खेतों में पानी घुसने की खबर है। वहीं बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके साथ ही वायुसेना ने विदिशा में राहत और बचाव कार्य के लिए 2 हेलीकॉप्टर भेजे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति और राहत कार्यों के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में राहत और बचाव कार्यों की जानकारी भी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन सक्रिय है, राहत और बचाव अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। प्रशासन लगातार सक्रिय है। पिछले 24 घंटे में हमने 405 व्यक्तियों को जो गांव में घिरे हुए थे रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। लगभग 2300 लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है। अकेले विदिशा जिले में ही 18 राहत शिविरों में 1200 लोग रुके हुए हैं और लगातार भोजन और आवश्यक सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जा रहा है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। कानपुर देहात में यमुना नदी का जलस्तर 24 घंटों में 28 सेंटीमीटर और बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। वहीं पतार गांव के आसपास आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। उधर जलस्तर बढ़ने से राजपुर क्षेत्र में नदी किनारे बसे गांवों की पगडंडियों तक पानी पहुंच गया है। इस दौरान राजस्व टीम ने प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे 20 से अधिक गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 6 गांवों में गंगा का पानी पहुंचने से जनजीवन अधिक प्रभावित है। वहीं गंगा घाट पर श्रद्धालुओं को जल स्तर बढ़ने से परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गांवों में जल भराव और पानी की निकासी न होने से संक्रामक रोग न फैले, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं सिंचाई विभाग और अन्य संबंधित अधिकारी भी गाँव का दौरा कर रहे हैं। रुख करेंगे ओडिशा का। ओडिशा में भी भारी बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। राज्य की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। स्वर्णरेखा, बुधबलंग, बैतरणी और सालंदी नदी जलस्तर की निगरानी की जा रही है। हालांकि स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर घट रहा है। बारिश के कारण बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। इसके अलावा सड़क के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। केंद्रपाड़ा जिले में भारी बारिश और बाढ़ के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विशेष राहत आयुक्त पी.के. जैना को इस खतरनाक स्थिति को व्यक्तिगत रूप से संभालने का निर्देश जारी किया है। ओडिशा के विभिन्न इलाकों में बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए एनडीआरएफ और ओडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई हैं। अब तक 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और अब एक अच्छी खबर, मिथिला के मखाने को जीआई टैग मिल गया है। देश भर में उत्पादित होने वाले मखाने का 70% बिहार में ही पैदा होता है। अब यहाँ के गुणवत्तापूर्ण मखाने के बड़े पैमाने पर निर्यात का रास्ता खुल गया है। देखिए हमारे पटना ब्यूरो की यह खास रिपोर्ट। मिथिला की पहचान कई नामों से है, लेकिन इनमें से मखाने का अपना एक अलग स्थान है। विद्यापति की धरती मिथिलांचल के लोग लंबे समय से मखाने की जीआई टैगिंग की मांग कर रहे थे। आखिरकार मखाने को मिथिला मखाने के नाम से जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिलने का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी अगर किसी उत्पाद पर यह मार्क लगा हुआ है तो उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट पर इसकी जानकारी दी। जीआई टैग से पंजीकृत हुआ मिथिला मखाना। सहरसा में भी किसानों ने मखाने को जीआई टैग मिलने पर खुशी जताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को इस इलाके में मखाने के उत्पाद तैयार करने वाली फैक्ट्री लगानी चाहिए, जिससे ये लोग अपने उत्पाद सीधे विदेशों तक भेज सकें।
मखाना का खेती जो कर रहे हैं हम लोग सर, इसमें हम लोगों को ज़्यादा फायदा है। और इसका जो हम लोग माल तैयार करते हैं तो इसको हम अपने राज्य में भेजते हैं, फिर विदेश भी भेजते हैं। मेरा माल वहाँ तक भी जाता है, विदेश भी जाता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा जो हम लोगों को जो किसान को जो ये मखाना के बारे में जो लाभ दिया जा रहा है, वह जो लाभ हम लोगों को अगर मिल जाए तो हमारा ये फसल जो है वो दुगुना हो जाएगा इसका कीमत, और उससे हम और ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। लोगों ने निर्णय लिया कि मखाना का खेती किया जाए, जो कम पानी में भी ज़्यादा पानी में भी अच्छा पैदावार दे जाता है। लागत से 4 गुना 3 गुना 5 गुना फायदा हम लोगों को दे जाता है, और इसकी सप्लाई देश विदेश सब जगह हो जाता है। मिथिला का मखाना अपने स्वाद, पोषक तत्व और प्राकृतिक रूप से उगाए जाने के लिए मशहूर है। भारत में 90% मखाने का उत्पादन यहीं से होता है। केंद्र से लेकर विदेश तक के बाजारों में इसकी मांग है। ऐसे में केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला मखाने को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है। इससे मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी बेहतर दाम मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और आइए अब देखते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। सोमवार को सरसों के सौदों में मामूली बदलाव दर्ज हुआ। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की विजयनगर मंडी में 20 अगस्त को सरसों का भाव रहा 6,127 रुपए, जो कि 22 अगस्त को मात्र 1 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 6,128 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में 22 अगस्त को सरसों का भाव 10 रुपए बढ़कर 6,730 रुपए से 6,740 रुपए हो गया। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में सोमवार को सरसों के सौदे 5,900 रुपए पर हुए। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,46,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले बढ़ सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,76,96,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को चने के सौदों में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हुआ। बात आवक की करें तो मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 22 अगस्त को चने का भाव रहा 4,350 रुपए। वहीं गुजरात की ही ध्रोल मंडी में चने के सौदे 3,875 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में चने का कारोबार 4,375 रुपए पर हुआ। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की ज्यादातर मंडियों में चने की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ की गाजियाबाद मंडी में 20 अगस्त को चने का भाव रहा 5,800 रुपए, जो कि 22 अगस्त को बिना किसी बदलाव के 5,800 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह सीतापुर मंडी में भी चने की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 22 अगस्त को चना 5,700 रुपए पर टिका रहा। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ पर 20 और 22 अगस्त को चना 6,150 रुपए पर बिका। वहीं केरल की मंजेरी मंडी में 22 अगस्त को इसके सौदे 6,850 रुपए पर हुए। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1,37,50,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1,19,10,000 टन ही रही थी। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,76,90,000 टन होने का अनुमान है।
जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा हुआ है। और अब वक्त है खास खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेन देन अधिनियम को लेकर बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने कहा है कि बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3(2) असंवैधानिक है। ये धारा स्पष्ट रूप से मनमानी है। कोर्ट ने कहा कि बेनामी अधिनियम में 2016 में हुए संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने बेनामी संपत्ति के लिए 3 साल की सजा के कानून को निरस्त कर दिया है। पात्रा चाल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने स्वप्ना पटकर को समन किया है। इस मामले में स्वप्ना पटकर गवाह है। घोटाले को लेकर ईडी उनके बयान दर्ज करेगी। पात्रा चाल घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत 5 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। राजधानी दिल्ली में गतिशक्ति पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण नेटवर्क में से है। उन्होंने कहा कि आज भारत में 70% माल ढुलाई और 90% यात्री परिचालन हाईवे के माध्यम से हो रहा है और देश में हाईवे नेटवर्क को और भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। तेलंगाना में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को तेलंगाना पुलिस ने जनगांव जिले में गिरफ्तार कर लिया है। बंदी संजय कुमार हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ जनगांव जिले में धरना दे रहे थे। संजय ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने भाजपा नेताओं के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है, जबकि वह लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। सेना ने जम्मू संभाग के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर के लाम इलाके में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि कुछ आतंकवादियों ने इस तरफ घुसने की कोशिश की थी, जिसे सेना ने नाकाम बना दिया। ओडिशा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पास सोमवार देर रात एक मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार के कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण रेल मार्ग पर रेल यातायात आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। झारखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण पानी का बहाव बढ़ने से रांची के हुंडरू वाटरफॉल पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है। रांची और आसपास में दर्जनों वाटरफॉल हैं, जहां साल भर सैलानी घूमने आते हैं। ऊंचे ऊंचे चट्टानों से गिरता पानी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,586 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान 9,680 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में अब तक 210.31 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है, जबकि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 210.11 करोड़ से ज्यादा कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई है। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।